कक्षा 6 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 जो कि है आपका भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। इसे आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर आपका पहला ही क्वेश्चन बनता है सही विकल्प के रूप में, स्टीएरटाइट का उपयोग कहाँ होता था? तो मोहर बनाने में, खिलौने बनाने में, बर्तन बनाने में या फिर पहिए बनाने में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, मोहर बनाने में। प्रश्न नंबर 2, टेराकोटा तकनीक का संबंध है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है, पक्की मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 3 है वैकल्पिक प्रश्नों में, सिंधु नदी का उद्गम इस पर्वत से होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह है आपका हिंद कुश पर्वत श्रृंखला। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत में किस नाम से जाना जाता है? उसे वर्तमान में घग्गर हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है वह 1923 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7, यह भी आपका वैकल्पिक रूप में दिया गया है, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो धोलावीरा यह हड़प्पा सभ्यता का नगर है। इसके बाद कालीबंगा भी है, मोहनजोदड़ो भी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यह हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? आपको ध्यान रखना है कि निकलती है और निकलती नहीं है। तो नहीं के कारण सिंध, नर्मदा, गंगा, यमुना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है नर्मदा, यह जो है आपकी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी नदियाँ हिमालय से निकलती है। यह अमरकंटक से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रारंभ हुआ है? 3000 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व या फिर डी ऑप्शन 6000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन आएगा आपका डी वाला 6000 वर्ष पूर्व। कुछ विषय विशेषज्ञ इसको 3500 वर्ष पूर्व भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपके बुक के अंदर 6000 वर्ष पूर्व ही दिया गया है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सी वस्तु धोलावीरा से प्राप्त हुई है? ताम्र दर्पण, कांस्य दर्पण, लोह दर्पण या फिर स्वर्ण दर्पण। तो आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर स्पेशली हर जगह के साथ प्राप्त हुई वस्तुओं को दिया गया है। तो जो धोलावीरा है उससे संबंध है कांस्य दर्पण का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान के रूप में। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ए वाला है, नगरों को खाद्यान्न की आपूर्ति खालिस्तान से होती थी। तो आज भी नगरों को खाद्यान्न की आपूर्ति गांव से ही होती है और कल भी होती थी। बी ऑप्शन है, हड़प्पा वासियों ने खालिस्तान धातु का आयात किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा आपका तांबा। सी वाला है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर यह आईएमपी है। प्रत्येक दृष्टि से यदि आप एमपीपीएससी कर रहे हैं, यदि आप जीके के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह 8th ग्रेड बुक हो जाती है। इसके जो क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कहीं ना कहीं आपको जरूर ही काम आएंगे। तो यह जीके के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है कि कालीबंग जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। डी वाला है, सेम, मटर और दालों की खेती को खालिस्तान फसल कहा गया है। तो इनको जो है दलहन फसल कहा गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ई वाला, धोलावीरा के सबसे लंबे जलाशय की लंबाई खालिस्तान मीटर थी। तो धोलावीरा के अंदर जो जलाशय थे उन जलाशयों में सबसे लंबा जो जलाशय मिला है उसकी जो लंबाई है वह 73 मीटर थी, यानी कि बहुत ही बड़ा विशालकाय उस समय का वह जलाशय था। चलिए इसके बाद एफ वाला है यहाँ पर, हड़प्पा नगर
योजना में भवन निर्माण के लिए खालिस्तान का प्रयोग होता था। तो कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नगर बनते समय भवन निर्माण के लिए उन्होंने ईंट का प्रयोग बहुतायत में किया था। इसके बाद जी वाला है, सुरक्षात्मक उद्देश्य से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई विशाल दीवार को उस समय किलेबंदी कहा जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में ऊपरी नगर में खालिस्तान लोग रहते थे, तो अभिजात वर्ग के लोग उसके अंदर रहते थे और एक निचली नगर व्यवस्था भी वहां पर थी। वो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखेंगे। आई वाला है, महास्नानागार में मिला है। तो महास्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। नेक्स्ट है आपका चे वाला, खालिस्तान सभ्यता की जल प्रबंधन व्यवस्था आधुनिक जल प्रबंधन व्यवस्था की समकक्ष व्यवस्था थी। तो हड़प्पा की बात यहाँ पर की जा रही है। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हुई उनमें से सबसे श्रेष्ठ सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही रही है, इसलिए इसे आपको ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 1, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे, वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे? तो सामान्यतः नगर व्यवस्था में 2 भाग होते थे, लेकिन हमें बताना है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी नगरीय व्यवस्था जिसके अंदर 3 भाग थे। तो भारतीय आरंभिक सभ्यता में जो धोलावीरा है, जो वर्तमान के गुजरात में स्थित है, एक ऐसी नगर व्यवस्था थी जहां पर 3 भाग हुआ करते थे। पहला भाग किला, जिसमें अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। दूसरी व्यवस्था को कहा गया है मध्य भाग, या अन्य कार्यों के लिए उपयोग की जाती थी। और तीसरी जो व्यवस्था है निचला नगर, जहां पर साधारण लोग उस समय के रहते थे। चलिए इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है? तो भारत का पहला नगरीकरण सिंध घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घटी, यहाँ पर घटी शब्द क्या है? यह घाटी है। तो घाटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है? तो सिंध घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाता है क्योंकि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं थी, जबकि यह बहुत ही व्यापक रूप से बाद में मिली है, इसलिए इसमें अब घाटी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ सिंधु सभ्यता ही कहा जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4, कोई एक प्रमाण दीजिए जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता में गरीब व धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है इस सभ्यता का कि उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं था। इस सभ्यता में अधिकांश घर एक जैसे ही हैं, ठीक है, पक्की ईंटों के समान आकार के। इससे हमें पता चलता है कि वहां पर निर्धन और धनवान जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सब समान ही थे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5, प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता था? तो उस तकनीक का जो नाम है वह है धातु विज्ञान। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर, सॉरी प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में किन देशों में मिले हैं? तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को मोसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया है, माना गया है। इस सभ्यता के प्रमाण वर्तमान के इराक और सीरिया देशों में मिलते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, तो प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन होने का बड़ा कारण बढ़ता बाजार, बढ़ता व्यापार और बढ़ती खेती सहित अन्य विनिमय यानी कि व्यापारिक कारण हो सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार को जलरोधी कैसे बनाया गया था? यह भी मोस्ट आईएमपी है कि आज से 5000 साल पहले जो सभ्यता थी उसमें इतने लोग इंजीनियरिंग दिमाग के कैसे रहे होंगे? तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार जलरोधी यानी कि उसमें से जल का रिसाव ना हो ऐसा बनाने के लिए वे ईंटों को आपस में जोड़कर जलरोधी सामग्री बिटुमिन यानी कि आज का डामर का उपयोग किया
करते थे। तो वहां पर उन्होंने बिटुमेन का प्रयोग किया ईंटों को आपस में जोड़ने के बाद। इससे पानी रिसता नहीं था और स्नानागार मजबूत बना रहता था, यानी कि उस समय के लोग स्विमिंग पूल का उपयोग भी करते थे। यह बहुत ही बड़ी बात है। प्रश्न नंबर 9 है, जल का भंडारण किया जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो जहां जल का भंडारण होता था उसे वे जलाशय कहते थे। प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण किस मोती से बनाए गए थे? तो यह भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, और वैकल्पिक रूप में यह आपसे पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती से बनाए गए थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के मूल्यवान पत्थर होते थे। चलिए इसके बाद आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 है, यमुना को गंगा की सहायक नदी क्यों कहा जाता है? तो यमुना नदी का विलय, विलय से अर्थ है कि उसमें मिलना, गंगा नदी में हो जाता है, इसलिए यमुना को गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। जैसे मान लिए इस प्रकार से यहाँ से गंगा आ रही है और यहाँ से ये आपकी यमुना, ये गंगा है, तो इसके अंदर ये नदी यहाँ पर मिल जाती है, देन इसे हम कहेंगे विलय। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी कोई 3 बसाहटों के नाम लिखिए। तो सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी प्रमुख 3 बसाहट है, कालीबंग जो कि आज के राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो कि आज के हरियाणा में है, और बनवाली जो कि आज के हरियाणा में स्थित है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में क्यों मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना 2 भागों में इसलिए मिलती है क्योंकि वह एक संगठित और सुव्यवस्थित सभ्यता थी। आपको यहाँ से रेड कलर के वर्ड देखना है, इनका अर्थ है कि इनको आपको ध्यान रखना है कि यह इस क्वेश्चन का सार है कि यह जो व्यवस्था थी, यह जो नगर व्यवस्था थी, यह संगठित और सुव्यवस्थित थी, बहुत ही वेल मैनेज्ड थी। तो इसके 2 प्रमुख भाग, ऊपरी भाग को आप जो है गढ़ या किला कहते हैं और निचले भाग जहां पर सामान्य लोग रहते थे उसे निचला भाग कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक स्नानागार के रूप में न किए जाने का क्या कारण हो सकता है? प्रश्न को बहुत ही ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तो उत्तर भी आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा कि जो वहाँ के महान स्नानागार थे उनका प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया होगा, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होगा कि धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य, ठीक है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक रूप से न होने का कारण है कि धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य रहा होगा, या फिर पानी की कमी या साफ सफाई की चुनौतियां भी सार्वजनिक उपयोग को सीमित करती है, यानी कि सभी लोग इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते थे, उसका रीजन आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5, इतिहासकार किस प्रमाण के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे? तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा स्थलों से जुते हुए खेत के निशान, ठीक है। इसके बाद खासकर कालीबंगा के से हल के प्रयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। मिट्टी के बने हल, हल भी मिले हैं मिट्टी के बने हुए, यानी कि खेल खिलौनों के रूप में हल को बाद में किसी ने बनाया था। तो इसका अर्थ है कि वहाँ हल रहे होंगे, तभी तो उसकी कॉपी उन्होंने की थी। कि खिलौने, कुछ मोहरों पर बनी हल की आकृतियां और गेहूं जौ जैसे अनाजों के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इतने प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के बाद कि वहां पर हल का प्रयोग किया गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा वासियों के घर में कौन कौन से व्यंजन बनते होंगे, यानी कि खाने पीने की कौन कौन सी व्यवस्था वहां पर रही होगी? तो हड़प्पा वासियों के घरों में गेहूं, जौ की रोटियां, दाल, चावल, फल, सब्जी, दूध, मछली और मांस लगभग आज के जैसे ही के व्यंजन बनते थे। वे पौष्टिक और विविध भोजन
करते थे। खाने में अनाज और दूध उत्पादों का प्रमुख स्थान वहाँ पर होता था। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का क्या उपयोग होता होगा? तो लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का उपयोग व्यापार के लिए होता होगा। वहाँ से नाव के द्वारा माल का आयात निर्यात, मतलब कि वहाँ की वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। यह बंदरगाह कहाँ पर होते हैं? समुद्री तट पर होते हैं। तो यह बंदरगाह दूर दराज के स्थानों से वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए प्रयोग होता था। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पावासी मांसाहार भी करते थे, यह किस आधार पर कहा गया है? तो हड़प्पावासी मांसाहार भी करते थे, इसका मुख्य आधार खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां, मत्स्य यानी कि मछली, जीवाश्म और शिकार के औजार थे। तो कई धारदार औजार भी मिले हैं उस समय जिससे वे पशुओं का शिकार करते थे, और पशुओं की हड्डियां भी मिली है और इनके कंकाल भी मिले हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की ऐसी क्या विशेषता थी जो इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती है? मोस्ट आईएमपी की यह सभ्यता का पहले तो पतन हुआ है, ऐसी क्या विशेषताएं थी कि इस सभ्यता के पतन का वे विशेषताएं कारण नहीं हो सकती है? तो बड़े ही ध्यान से समझिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता उसकी सुनियोजित नगर योजना बहुत ही मजबूत और व्यवस्थित थी, और उन्होंने कोई भी युद्ध या आक्रमण के निशान वहां पर नहीं मिले हैं, यानी कि वहां पर किसी ने आक्रमण नहीं किया है। यह विशेषता कभी भी सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती है। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। तो पहला खेल है आपका पासा, दूसरा है शतरंज, जैसे बोर्ड पर वो किसी प्रकार का खेल खेलते थे। इसके बाद तीसरी है खिलौनों से खेल, यानी पहियों वाले खिलौने, मिट्टी के जानवर ये प्राप्त हुए हैं, यानी वे खिलौनों का उपयोग भी खेल के साधनों में करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहरों के क्या उपयोग होते होंगे? तो जो मोहरें उस समय की है उनके क्या क्या उपयोग उस समय रहे होंगे, यह आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहरा का उपयोग व्यापार में, पहचान चिन्ह के रूप में और वस्तुओं पर छाप लगाने के लिए होता होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। जो प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर सूचना देने और वस्तुओं की गिनती रखने के काम में भी वे मोहरें आती होगी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है दीर्घ उत्तरीय से, एक सभ्यता कहलाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होना आवश्यक है? कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट आईएमपी यह क्वेश्चन आपका बना है। एक सभ्यता कहलाने के लिए निम्न 5 विशेषताएं होना आवश्यक है। पहली चीज नगरीकरण, नगरीकरण के अंदर नगरों का विकास हो, उनका प्रबंधन हो, जल प्रबंधन हो, ये सारा नगरीकरण का अंतर्गत आ जाता है। कृषि उत्पादकता, लोग खाएंगे क्या? यदि सभ्यता बनाना है तो गांव और नगरों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए कृषि की उत्पादकता पर भी आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है शिल्प, कच्चे माल का प्रबंधन का, यानी कि आपको कच्चा माल का उत्पादन करना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका क्या उपयोग करना है, ये सारा आपको काम करना आना चाहिए नगर व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट है व्यापार, वस्तुओं को उत्पादन कर लिया, उनको आदान प्रदान की व्यवस्था होना चाहिए, छोटी मोटी मंडी होना चाहिए। बाहर व्यापार यदि आप करते हैं कहीं बाहर, उसकी डिमांड है तो उसको भेजना है, किस प्रकार से भेजना है, ये व्यवस्था भी नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है और अच्छी सभ्यता की विशेषता में गिनी जाएगी। और नेक्स्ट है अभिलेख, कोई भी सभ्यता होती है उसके अपने लिखित दस्तावेज भी होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। तो हड़प्पा का पतन के संभावित 5 कारण हो सकते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लगता है कि यह 2025 में आपसे पूछा जाएगा।
जलवायु परिवर्तन जिसके चलते पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई होगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण कहीं पानी की आपूर्ति हुई होगी, पानी कम मिला होगा, या फिर इसका उलट बाढ़ आ गई होगी, या इसका उलट सूखा भी आ सकता है, यानी कि पानी ही नहीं गिरा हो। ये प्रमुख कारण इस सभ्यता के पतन के हो सकते हैं। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य आक्रमणों ने भी इस सभ्यता को कमजोर किया होगा, लेकिन हम देख चुके हैं कि वहाँ की नगर व्यवस्था वैसे की वैसे ही मिली है, एक ईंट भी इधर से उधर नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। तो हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी, मतलब बहुत ही अपडेट थी। कैसे अपडेट कह सकते हैं? उन्होंने कुओं का निर्माण करवाया, स्नानागार बनाए मतलब स्विमिंग पूल बनाए, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की, हर घर से जो पानी निकलता था उसके लिए कच्चे पक्की नालियाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट है स्नानागार और शौचालय। शौचालय भी सभी घरों के अंदर मौजूद है, जो कि वर्तमान भारत में अभी-अभी कुछ समय में हर घर पर पहुँचे हैं। नेक्स्ट है इसका पक्की सड़कें उस सभ्यता के अंदर, उन नगरों के अंदर देखी गई है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा वासियों का खान-पान क्या था? पुरातत्वविद यह कैसे पता लगा पाए कि वह क्या-क्या खाते थे? तो हड़प्पा वासी गेहूँ, जौ, चावल, दाल, फल, सब्जी और दूध, मांस इस प्रकार से चीज़ों का उपयोग भोजन में करते थे। पुरातत्वविदों को हड़प्पा वासियों के खान-पान की जानकारी कैसे मिली? खुदाई के कारण। खुदाई में मिले अवशेषों से मिली, जैसे अनाज के दाने मिले, जानवरों की हड्डियाँ मिली, पकाने के बर्तन मिले, चूल्हे और बीज मिले, कुछ और औजार भी मिले। इन बीजों का अध्ययन करने से पता चला कि ये लोग क्या खाते थे और इन्हें कैसे पकाते थे। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता में किन-किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय क्या उपयोग किया जाता था? इस अध्याय के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए, मतलब इस अध्याय को पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको इसका उत्तर देना है। जैसे कि तांबा, तो इससे औजार, हथियार, बर्तन और गहने बनाए जाते थे। सेकंड उपयोग हुआ है वहाँ पर कांस्य का, इससे मूर्तियाँ, औजार और कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थी। एक उपयोग हुआ है सोने का, तो उससे आभूषण बनते थे। चांदी, जिसके सिक्के और बर्तन और आभूषण बनते थे। टीन और शीशा मिला है, टीन को कांसे के निर्माण में मिलाया जाता था। तो टीन और शीशे का यह उपयोग था। चलिए, इस प्रकार से यह आज का अध्याय आपका छठे का कंप्लीट होता है। और आपने यदि बाकी 8 ग्रेड के लेसन कंप्लीट नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपको मैथमेटिक्स जो आपका नया मैथ्स है, उस नए मैथ्स के यानी कि गणित प्रकाश के वीडियोस देखना है, पूरे आपका गणित प्रकाश पैरा टू पैरा कंप्लीट करवाया है। आइए पता लगाएं, बिल्कुल बेहतर तरीके से सॉल्व करवाए हैं। तो उनको जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए उसकी वीडियोस की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद नहीं निकलना है। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है और अपने इष्ट मित्रों को इसे सजेस्ट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।